साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, आज हम अपने आने वाली संभावित प्रश्नों की सीरीज का अगली कड़ी देखेंगे, चौथी कड़ी। और इसमें भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। इस कड़ी में भी आपको आने वाले संभावित प्रश्नों के लिए बहुत ही चुने हुए प्रश्नों के सही जवाब जानने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप पिछले वीडियो में भी प्रश्नों को अच्छे से याद किए होंगे, अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे। यदि आपने प्रश्नों की सीरीज का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और फिलहाल आज के सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? साथियों, प्रश्न मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 343। साथियों, पहला विकल्प दिया गया है अनुच्छेद 343 एक। बी अनुच्छेद 168। सी अनुच्छेद 252। ऑप्शन डी दिया गया है अनुच्छेद 110। तो साथियों, भारत की गणराज्य में अभी कोई राष्ट्रभाषा आधिकारिक नहीं है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 एक में विशेष रूप से यह उल्लेख है कि संघ की आधिकारिक भाषा जो होगी वो देवनागरी लिपि हिंदी में होगी। यानी कि इसका उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 343 एक में किया गया है, जो कि जिसमें हिंदी को राजभाषा बताया गया है। संविधान की जो राजभाषा होगी, भारतीय गणराज्य की जो राजकाज की भाषा होगी, भारत की जो राजकीय कार्यों की भाषा होगी वो हिंदी होगी। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 एक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 एक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया गया है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? साथियों, प्रश्न दूसरा दिया गया है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? आपको विकल्प दिए गए हैं। ए लान बॉल, बी बास्केटबॉल, सी एथलेटिक्स, डी बेसबॉल। तो साथियों, कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में 1958 में भारत को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक मिला। जो महान धावक मिल्खा सिंह थे, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 1958 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और वे स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। उन्होंने एथलेटिक्स में ये कारनामा किया था। उन्होंने 1958 कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने जो भाग लिया था वो 440 यार्ड स्पर्धा में लिया था। इसके अलावा लीलाराम जी को कुश्ती टीम में, जो कुश्ती टीम के कप्तान थे, उनको भी 1958 में कुश्ती में स्वर्ण पदक मिला था। साथियों, लीलाराम जो थे वो कुश्ती टीम के कप्तान थे। उन्हें भी 1958 में, जिन्होंने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एथलेटिक्स में। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था 1958 में। सही उत्तर है विकल्प क्रमांक सी, एथलेटिक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस राज्य में स्थित है? साथियों, आपको विकल्प दिए गए हैं। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी झांसी। तो दोस्तों, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जो है, इसको जो है कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है या करीपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण मालाबार क्षेत्र के मलप्पुरम जिले के करीपुर में स्थित है, यानी कि यह केरल में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल राज्य में स्थित है।
सही विकल्प है सी, केरल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा। साथियों, प्रश्न क्रमांक चौथा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों, वास्तव में जो सार्वजनिक आपूर्ति के लिए जो जल प्रदान किया जाता है उसका पीएच अनुमानतः लगभग 6.6 से 8.5 के बीच हो सकता है। लेकिन यदि शुद्ध जल की हम बात करें तो इसका पीएच मान होता है 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। विकल्प क्रमांक ए 7। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। सलीम पक्षी अभयारण्य, साथियों ध्यान दीजिएगा, सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? विकल्प दिए गए हैं, ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा या फिर डी तमिलनाडु। साथियों, सलीम अली पक्षी अभयारण्य एक ज्वार नदबुक मैंग्रोव निवास स्थान है जिसे पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है और भारत में मांडोवी नदी गोवा के साथ चोरावो द्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। अभयारण्य का नाम प्रख्यात भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर रखा गया है। साथियों, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि जम्मू कश्मीर में है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सलीम अली पक्षी अभयारण्य पूछा जा रहा है। तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है वो गोवा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जबकि सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये जो है वो गोवा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। तो साथियों, ये प्रश्न अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, चाणक्य या कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का विषय क्या है? साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूं, चाणक्य या कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का विषय क्या है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए अर्थशास्त्र, बी गणित, सी ज्योतिष, डी राजनीति। तो साथियों, अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य जो 4वीं सदी ईसा पूर्व में थे उनके द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। तो साथियों, ये कौटिल्य द्वारा रचित जो यह ग्रंथ है जो संस्कृत में है, यह राज व्यवस्था और मुख्यतः कृषि और न्याय और राजनीति आदि से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यद्यपि पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है किंतु इसका विषय जो है वो राजनीति है। यहाँ पे आप अर्थशास्त्र मत लगा दीजिएगा क्योंकि इसका जो विषय है, इस विषय का कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र का इसका विषय जो है वो राजनीति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजनीति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? साथियों, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, हेनरी बैकरल ने, मैडम क्यूरी ने, सी प्रिस्टले ने या डी न्यूटन ने। तो साथियों, रेडियोधर्मिता की खोज करने के लिए पेरिस में जन्मे हैरी बैकरल को 1903 में मेरी और पीरे क्यूरी के साथ भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों, 1896 में वैज्ञानिक हेनरी बैकरल के प्रयोग से रेडियो एक्टिविटी का पता चला था, यानी कि हेनरी बैकरल ने अपने प्रयोगों से 1896 में रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी बैकरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? साथियों, इसका उत्तर शायद आप सब जान रहे होंगे। प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ए 1881, बी 1911, सी 1925 या फिर डी 1937। साथियों, हमेशा से दिल्ली भारत की राजधानी नहीं रही है। इसे 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था
उससे पहले कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो पहले जो कलकत्ता जो है वो भारत की राजधानी होती थी और 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1911। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूं आपको। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? साथियों, आपको विकल्प दिए गए हैं। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी शंकर दयाल शर्मा, सी स्वामी विवेकानंद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अपनी वाक्पटुता के लिए बहुत मशहूर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साल 1977 में, साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मंत्री थे और इसी दौरान उन्होंने UNGA के 32वें सत्र को संबोधित किया था हिंदी में। तो इसका सही उत्तर आप समझ गए होंगे, ए अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां। PB 1882 किस फसल की किस्म है? साथियों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। PB 1882 किस फसल की किस्म है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए गेहूं, बी चावल, सी गन्ना या फिर डी सरसों। तो साथियों, ये सूखे को जो सामना करने वाली जो किस्म है, सूखे को सामना कर सकती है, ऐसी किस्म है ये चावल की PB 1882। यह अपने फूल धारण की अवस्था में, जब फूल इसमें आते हैं उस समय, यह जो धान की जो किस्म है, धान या चावल की जो एक किस्म है, ये सूखे का सामना कर सकती है। तो ये सहिष्णु है, सूखा सहिष्णु किस्म है और ये चावल की किस्म है। उषा बासमती चावल की किस्म है जो कि सूखा सहिष्णु है, यानी कि ये कम वर्षा का सामना करने में सक्षम है, यानी किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो PB 1882 चावल की किस्म है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चावल। तो साथियों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इसको बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए, हो सके तो बार बार रिवीजन कर लीजिए, बार बार इसको देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए जब तक आपको याद ना हो जाए, और नोट्स बना लीजिए। तो आज के प्रश्न हमने देखे इस कड़ी में, ये आज की चौथी कड़ी थी। अब आने वाले संभावित प्रश्नों की अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।